हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 50 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि हमारे जीएस से रिलेट करते हैं। सब जीएस के एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो न्यू मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल फॉट बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में इनमें से कौन सा बैटल जो है वो फॉट हुआ था? बैटल ऑफ धर्मत हुआ था, चंदेरी हुआ था, बैटल ऑफ खनवा हुआ था, या बैटल ऑफ घाघर हुआ था? तो इनमें से कौन सा बैटल हुआ था? तो वो हुआ था बैटल ऑफ धर्मत। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम बात कर लेते हैं बाकी बैटल्स की, कि बाकी बैटल्स जो है वो कब फॉट हुए थे। जैसे बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ घाघर, ये सब बैटल किससे रिलेट करते हैं? बाकी जो 3 बैटल्स हैं ये रिलेट करते हैं हमारे बाबर से रिलेट करते हैं। तो बाबर जो थे वो फाउंडर किसके थे? आपको ये भी पता है कि मुगल एम्पायर के ये फाउंडर थे। तो इन्होंने मुगल एम्पायर स्टार्ट करने से पहले इब्राहिम लोधी के साथ एक वॉर लड़ा था 1526 में, जिसको बैटल ऑफ पानीपत भी बोला जाता है। बैटल ऑफ पानीपत जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इसके बाद सीक्वेंस में काफ़ी सारे जो वॉर है वो लड़े गए थे बाय बाबर। जैसे हम बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा की। बैटल ऑफ खानवा जो है वो 1527 में शुरुआत हुई थी बैटल की। तो ये किसके साथ लड़ा था? बैटल ऑफ खानवा राणा संग के साथ इन्होंने लड़ा था, राणा संग के साथ। इसके बाद जो है बैटल ऑफ चंदेरी स्टार्ट हुआ था, जो 1528 में हुआ था। ये मेदिनी राय के साथ बाबर ने लड़ा था, मेदिनी राय। इसके बाद जो है बैटल ऑफ घाघर हुआ था 1529 में, जो कि इब्राहिम लोधी के अंकल थे मोहम्मद लोधी, उनके साथ इन्होंने लड़ा था। ठीक है, 1529 में। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि बाबर से रिलेट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो है इससे बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ थरमत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंड ये काफ़ी सारे जो बैटल्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु स्टार्टेड दीन ए इलाही? दीन ए इलाही जो है वो किसने स्टार्ट किया था? क्या वो अकबर ने किया था, बाबर ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने? तो ये किया था दीन ए इलाही, ऑप्शन ए, डेट इज अकबर ने। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। बात करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट अकबर की, कि अकबर के टाइम पीरियड में क्या हुआ था। अकबर के टाइम पीरियड में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। ओके, तो बाबर के बारे में हमने जान ही लिया है कब इन्होंने कौन कौन से बैटल्स लड़े थे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर जो है इनको जहांगीर जो है वो 1605 में थ्रोन पे बैठे थे आफ्टर अकबर के बाद। ठीक है, अकबर के 9 रत्न जो है वो भी आपको याद रखना है, कि अकबर के जो 9 जेवल्स थे वो भी याद रखना है, कि बीरबल कौन था उसमें से, अबुल फजल कौन थे, जो उसके बाद तुलसीदास कौन थे, ये सब आपको याद रखना है कि 9 रत्न उनके कौन कौन से थे। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका है विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जो थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि इंडियन कोर्ट में आए थे। अब वो किसके कोर्ट में आए थे इनमें से? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? विलियम हॉकिंस जो थे वो किसके कोर्ट में आए थे? ये आए थे ऑप्शन बी, डेट इज जहांगीर के कोर्ट में ये आए थे। तो जहांगीर के कोर्ट में ये कब आए थे? 1608 में आए थे। 1608 में ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। आपको डेट भी याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद एक और आए थे 1615 में। अब वो कौन थे? वो थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, तो जहांगीर ने इनको नाम दिया था, किसको? विलियम हॉकिंस को एक नाम दिया था, जिसको बोला गया था इन्होंने इंग्लिश खान। क्या बोला था? इंग्लिश खान। वो भी आपको याद रखना है कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान बोला है, तो वो उन्होंने बोला है विलियम हॉकिंस को। ओके, 1608 में ये आए थे। उसके बाद जो है 1615 में आए थे सर थॉमस रो। तो ये 2 इंग्लिश मैन आए थे जहांगीर के कोर्ट में। नेक्स्ट मूव करते हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये बैटल ऑफ चौसा जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए हमारे 1539 में। 1539 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ चौसा? बिटवीन हुमायूं एंड शेर
शाह सूरी के बीच में हुई थी। शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी और हुमायूं के बीच में हुई थी बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी। अगर हम हुमायूं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, हुमायूं की जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो किसने लिखी है? उनकी सिस्टर ने लिखी है। हुमायूं की जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, तो उनकी सिस्टर ने लिखी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनकी सिस्टर का नाम क्या था? गुलबदन बानो। गुलबदन बानो, तो ये उनकी सिस्टर का नाम था जिन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी को लिखा था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं नामा। देखिए यहाँ पे मैंने आज बता भी दिया आपको आंसर कि हुमायूं की जो बायोग्राफी थी उसका नाम क्या है, तो ये आपको पता है हुमायूं नामा है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बानो ने। गुलबदन बानो ने, ठीक है, तो गुलबदन बानो ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द मैक्सिमम टाइम अंडर विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो था उसमें कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया है? तो वो किया है हमारी संगम डायनेस्टी ने। देखिए विजयनगर एम्पायर जो है वो 1336 से शुरू हुआ था 1565 तक। ठीक है, उसमें ये 4 डायनेस्टीज आई थी। अब इन 4 डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा रूल किया था संगम डायनेस्टी ने, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। संगम डायनेस्टी ने रूल किया था मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि विजयनगर एम्पायर है जो वो कौन से रिवर के पास हुआ था, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रिवर के पास विजयनगर एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था तुंगभद्रा के पास। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के पास हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम देखें कि जो संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और आर्यविदा डायनेस्टी जो है ये कब फाउंड हुई थी और ये किसने फाउंड की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट संगम डायनेस्टी की बात करते हैं, तो ये हुई थी 1336 से लेके 1485 तक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फाउंड किया था हरिहर बुक एंड बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का ने किया था। सेकंड हम सालुवा डायनेस्टी की बात करते हैं, ये हुई थी 1486 से लेके 1505 तक। ठीक है, तो ये किसने की थी? नरसिम्हा ने। नरसिम्हा ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट सालुवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ये 1505 से लेके 1570 तक हुई थी। ठीक है, अगर एक चीज़ बात करें सालुवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में वास्कोडी गामा जो है, वास्कोडा गामा 1498 में उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। ठीक है ना, तो अब इसके बात करें आर्यविदा डायनेस्टी की, तो ये हुई थी 1570 से लेके 1647 तक। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। मैक्सिमम टाइम जो है वो संगम डायनेस्टी ने ही रूल किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, which queen of the Kakatiya ruled Varangal are a part of the modern तेलंगाना। किसने ककाटिया डायनेस्टी की कोई रूलर थी, उन्होंने वरांगल पार्ट ऑफ मॉडर्न तेलंगाना को जो है रूल किया था। कौन सी क्वीन थी? रुद्र महादेवी, अहल्या देवी, भगवती या भानुमति, इनमें से किसने ज़्यादा रूल किया था वहाँ पे? तो वो किया था रुद्र महादेवी ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु मेड द कैपिटल दिल्ली इन प्लेस ऑफ लाहौर। किसने इनमें से दिल्ली को एज ए कैपिटल बनाया था इन प्लेस ऑफ लाहौर? तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर बलबन ने? तो वो बनाया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जिसको रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो इन्होंने इक्ता सिस्टम को भी बनाया था। अगर आपसे पूछे कि इक्ता सिस्टम किसने बनाया था, वो इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने ग्रुप ऑफ चालीसा बनाया था, चालीसा का एक ग्रुप बनाया था। तो अगर आपसे पूछे किसने बनाया था, तो वो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इन्होंने एक जो कुतुब मीनार था उसके कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट किया था। इन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था, कुतुब मीनार की जो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नेक्स्ट है सजिदा एंड पैबोस सिस्टम किसने लाया था? सजिदा एंड पैबोस सिस्टम इनमें से किसने लाया था? क्या वो बलबन ने लाया था, क्या वो इल्तुतमिश ने लाया था, रज़िया सुल्तानी या कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाया था? इनमें से किसने सजिदा एंड पैबोस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज बलबन ने सजिदा और पैबोस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। सजिदा का मतलब क्या है कि आपने अपने जो आपका किंग है, राजा है, उसको आप उसके आगे आपने सर झुकाना है। पैबोस जो है आपने उसके फीट को किस करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी बलबन ने। बलबन ने ये प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। ओके, अगर हम बात करें कि बलबन के बारे में कि बलबन ने रूल कब तक किया था, तो उन्होंने 2026 से लेके 87 तक रूल किया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें बलबन की और इन्होंने वो जो ग्रुप ऑफ चालीसा बनाया था ना इल्तुतमिश ने, ग्रुप ऑफ चालीसा, उसको इसने ब्रोक कर दिया था, उससे तोड़ दिया था। तो इसका अगर आपसे पूछे कि हु ब्रोक द ग्रुप ऑफ चालीसा, तो वो थे हमारे बलबन। बलबन ने ग्रुप ऑफ चालीसा को तोड़ दिया था। ओके, तो सजदा एंड पैबोस सिस्टम भी इन्होंने ही बनाया था। और इसके बाद जो है दीवान अर्ज, इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट, अगर आपसे पूछे कि मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान अर्ज, दीवान ए अर्ज किसने बनाया था, तो वो भी जो है हमारे बलबन ने ही बनाया था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी डेथ कैसे हुई थी। उनकी डेथ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पोलो खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेथ कैसी हुई थी। अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल क्या दिया गया था, इनको एक टाइटल दिया था जिसको बोलते हैं लाख बख्श। लाख बख्श जो है वो इनको टाइटल दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी MCQs बनते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन से रूलर ने दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था? अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, इनमें से किसने एस्टैब्लिश किया था दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है? तो ये किया था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये इसको दीवाने को ही, जो एक तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको एस्टैब्लिश किया था। ओके, तो अगर आपसे पूछे एक और चीज़, घराई और चराई टेस्ट, घराई एंड चराई टैक्स जो है वो किसने शुरुआत की थी? वो भी इन्होंने ही, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरुआत की थी। तो घराई टैक्स क्या होता था? ये एक तरीके से हाउस का टैक्स होता था। एंड चराई टैक्स क्या होता था? ये पास्चर टैक्स होता था। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना, घराई टैक्स एंड चराई टैक्स। अब इसके बाद एक और चीज़ बात करते हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी, देवागिरी में इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था 1327 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द दाग एंड चेहरा सिस्टम? दाग एंड चेहरा सिस्टम को किसने बनाया था? क्या वो बलबन ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अलाउद्दीन खिलजी। दाग एंड चेहरा सिस्टम, दाग जो है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस था। ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को ब्रांड कर देना कि भाई ये हमारे हॉर्सेस है। चेहरा जो था, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रोल दिया गया था सोल्जर को। ठीक है, रोल दिया गया था सोल्जर्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दाग एंड चेहरा सिस्टम किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आमिर खुसरो के बारे में, आमिर खुसरो के बारे में, जिसको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इनके टाइम पीरियड में थे। किसके टाइम पीरियड में थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, इसीलिए उन्होंने अपना फेमस जो फेवरेट कोर्ट पोएट था वो थे उनके आमिर खुसरो। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार, सॉरी, वो किसने बनाई थी इनमें से? देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टोरी किसने बनाई है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने ख़त्म किया था, किसने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी क्या अकबर ने, इल्तुतमिश ने, रज़िया सुल्तानी या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो वो किसने बनाई थी फिफ्थ स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार? तो वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट स्लेव किसके टाइम पीरियड में थे, तो वो थे हमारे फिरोज शाह तुगलक में।
अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट आर्मी किसकी थी, तो वो थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से लेके 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू होते हैं। 12 हमारे को क्या बताता है? स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट में कैसे कैसी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास 13 आ जाता है, लॉ के बारे में बताता है। उसके बाद 14 जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। 14 टू 18, वैसे आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 32 आर्टिकल, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, जो हमारी रिट्स के बारे में बताता है। ठीक है ना, वैसे ही जो रिट्स के बारे में बताता है 126 हाई कोर्ट बताता है, रिट्स के बारे में बताता है कि हाई कोर्ट में किस तरीके से जो है एक इंसान रिट्स को फाइल कर सकता है। ठीक है, और रिट्स कब फाइल करनी चाहिए? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो 5 तरह के जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ओ सॉरी 5 टाइप्स के हमारे रिट्स हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, मेंडामेंस है, प्रोहिबिशन है, सेजुरारी है। ठीक है, तो ये हमारी रिट्स हैं, और क्यो वारंटो भी है। ठीक है, बाय वट वारंट, हैबियस कॉर्पस, ये सब जो रिट्स हैं आपको इनके जो नेम है, लैटिन नेम, वो भी पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का कौन है इन्वेंटर इनमें से? तो वो है ऑप्शन डी, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। जेम्स वॉट जो है वो स्टीम इंजन के, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, तो ये स्टीम इंजन क्या, ओके। तो ऑप्शन ए जो है रेडोल्फ इंजन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीजल इंजन किसने इस्टेब्लिश किया था? इन विच ईयर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया था? कब किया था साबरमती आश्रम को? तो वो किया था बी में, जो है हमारा 1916। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। अभी देखिए 1915 में ये भारत लौटे थे, ठीक है ना, तो 9 जनवरी तक भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में था अभी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो 1915 में भारत लौटे थे, 1916 में साबरमती आश्रम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 1917 में, देखिए ये जो डेट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। उसके बाद 1917 में इन्होंने एक और सत्याग्रह शुरू किया जिसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। और उसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, वो इन्होंने की थी 1918 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट हुई थी, ठीक है ना, खिलाफत मूवमेंट। तो ये किसने की थी? अली ब्रदर्स ने की थी। किसने? अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ओके, तो ये की थी। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुई थी, जो कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को इन्होंने कब जो है इनको वापस ले लिया था? जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें विच प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ से लिए गए थे? कौन सी कंट्री से प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स को लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 16 का, वो है जापान। ऑप्शन ए जो है, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो जापान से लिए गए थे। कनाडा से क्या लिया था? आयरलैंड से क्या लिया था? डीपीएसपी लिए गए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से विच वन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम एससी शेड्यूल कास्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन, या रेवेन्यू कमीशन? देखिए रेवेन्यू कमीशन जैसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर ये शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो 338 आर्टिकल में आती है। कैग की बात करें तो 148 आर्टिकल में आता है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 324 आर्टिकल में आता है। तो ये जो तीनों है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सिर्फ रेवेन्यू कमीशन जो है वो हमारी ये हमारी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
हु विल सर्व द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। जब प्रेजिडेंट भी नहीं होगा, वाइस प्रेजिडेंट भी नहीं होगा, तो प्रेजिडेंट की पोस्ट पे कौन काम करेगा? तो वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, हु हैज बिकम, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? मैक्सिमम एज क्या है राज्यसभा के मेंबर बनने की? क्या वो 21 है, 25 है, 30 है या फिर 35 है? सो मैक्सिमम एज राज्यसभा के मेंबर की बनने की है वो है हमारी 30 एज वालों को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। अगर बात करें हम बाकी एजेस की, जैसे देखिए 21 ईयर्स के एज एंड 25 ईयर्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 एंड 35 ईयर्स। 21 ईयर्स चाहिए हमें पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए कितनी चाहिए? 21। लोकसभा प्लस हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चाहिए 25 ईयर्स ऑफ एजेस। तो इसी एजेस में कंफ्यूजन होती है कि राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए। तो राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चाहिए हमें 30 ईयर्स एंड 35 ईयर्स चाहिए हमें प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर के लिए हमें चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एजेस। तो ये एजेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने कि 21 किसके लिए चाहिए, 25 किसके लिए चाहिए, 30 किसके लिए चाहिए, 35 किसके लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल में है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ये जो 44 आर्टिकल है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की थी? क्या वो कुमारा गुप्ता ने की थी, समुद्र गुप्ता ने की थी, पुष्यमित्र संगा ने की थी या चंद्रगुप्ता ने की थी? तो वो की थी ऑप्शन ए, डेट इज कुमारा गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद जो है वो किस किस के बीच में फॉट हुआ था? क्या इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, हुमायूं या शाहजहां के बीच में, सिकंदर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच में? तो ऑप्शन जो 22 का है वो क्या है आंसर? वो है ऑप्शन सी, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी बैटल ऑफ सरहिंद। अगर आपसे पूछे डेट कब हुई थी, तो वो हुई थी 1555 में। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, हुमायूं के बीच में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग काम करना है, वो आर्टिकल कौन सा बताता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, रुपया। रुपया कॉइन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो किया था शेर शाह सूरी ने। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। शेर शाह सूरी ने जो है शुरू किया था रुपया कॉइन को, इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही किया था। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर। इनमें से किस कंट्री का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है? तो वो है कनाडा का। कनाडा का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है। अगर आपसे पूछे कि कनाडा जो है वो कौन से कहाँ पे है, तो कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द ओनली एंड वन एंड द ओनली पाकिस्तानी हु हैड अवॉर्डेड भारत रत्न, इनमें से किसको मिला है? सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिसको भारत रत्न जो है वो मिला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज खान अब्दुल गफार खान, जिसको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, फ्रंटियर गांधी नाम से भी बुलाया जाता था। एंड इन्होंने रेड शर्ट्स जो एक मोमेंट है वो चलाया था, ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 31 जो है वो रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, कब किया था? 78 में किया था, 99 में किया था, 72 में या 1974 में किया था? तो ये किया था 1978 में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होता है। अगर आपसे पूछे कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा किया था, तो वो किया था 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके द्वारा 31 आर्टिकल को हटा दिया गया था। 31 आर्टिकल क्या है? 31 आर्टिकल जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है, जो उसके बाद इसको लीगल राइट बनाया था 300A में। ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसको जो है 1972 में हुई थी। ठीक है, इसमें जो है प्रीएम्बल को भी अमेंड किया था सिर्फ एक बार ही। तो उसके बाद काफ़ी सारी जो 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लाया गया था। नेक्स्ट है मेगाथेनिस।
एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने किसके टाइम पीरियड में 4th सेंचुरी में विजिट किया था, किसके टाइम पीरियड में किया था? अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य या अलेक्जेंडर? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेयर करेक्ट एज डिस्क्राइब्ड एज अ चोला इंस्क्रिप्शंस? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? पंचाली चंदम, लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन, शाला भोगा, लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास, या विला भागा, लैंड ब्राह्मणा पेजेंट प्रॉपिटेरियन को दिया जाता था, या फिर ब्रह्मदया, लैंड जो गिफ्ट किया जाता था टेम्पल्स को। ये चोला इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि इसका मतलब ये होता है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज पंचीलांदनम का मतलब क्या होता है? चंदनम का, लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें कि शाला भोगा का मतलब क्या होता है? शाला भोगा का मतलब होता है लैंड गिफ्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिया जाता है उसे शाला भोगा बोलते हैं। ऐसे शाला एंड ऐसे स्कूल, आपको याद रखना होगा, ये ट्रिक है इसकी याद रखने की। ब्राह्मणास को लैंड नहीं दिया जाता शाला भोगा में। ओके, लैंड गिफ्टेड टू स्कूल फॉर द मेंटेनेंस, तो वो हो जाता है हमारा शाला भोगा। नेक्स्ट जो है वेलांगिनी, ये जो वेलांगिनी है ना, तो ये लैंड दिया जाता था नॉन ब्राह्मण्स को। यहाँ पे ब्राह्मणा पीजेंट लिखा है ना, ये नॉन ब्राह्मण्स को दिया जाता था। नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट को जो लैंड दिया जाता था उसको बोला जाता था वेलांगिनी। ब्रह्मदया जो है वो लैंड दिया जाता था ब्राह्मण्स को। देखो, बी से ब्राह्मणा, बी से ब्राह्मण, लैंड जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था उसे बोला जाता था ब्रह्मदया। लैंड टू टेम्पल्स नहीं दिया जाता था। ओके, लैंड टू टेम्पल्स जिसको दिया जाता था वो दिया जाता तिरुना मट्टुकनी जो है वो लैंड दिया जाता था टेम्पल्स को। टी से तिरुनामट्टिपुरम, टी से टेम्पल, बी से ब्रह्मा, बी से ब्राह्मण्स, ऐसे शाला भोगा, ऐसे स्कूल, एंड पी से पंचाली दम्मा, ये तो आपको पता ही होगा, जैना इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड दिया जाता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है सिर्फ, बाकी जो है वो सब इनकरेक्ट है। वेलांगाई जो है वो नॉन ब्राह्मण्स को, पीजेंट्स को जो दी जाती थी लैंड, उसे बोला जाता था। चोला इंस्क्रिप्शंस में इसके बारे में लिखा है। देखिए, चोला इंस्क्रिप्शंस में अगर हम बात करें चोला एम्पायर के बारे में, इनमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, जो हमारे इम्पोर्टेंट रूलर, जैसे राजा वन है, राजेंद्र वन है, ये आपको इनके बारे में भी पढ़ना है कि जो राजा वन है, एक सेकेंड, जो राजा वन है उनके बारे में एंड राजेंद्र के बारे में आपको पढ़ना है। ये दो जो रूलर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा चोलापुरम का टाइटल भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त लेड ए रिवॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज थ्रोन आउट? कौन से चंद्रगुप्त ने एक रिवॉल्ट लड़ा कौन से रूलर के अगेंस्ट? कुशाना, नंद डायनेस्टी के, हरणक्या डायनेस्टी या शिशुनागा डायनेस्टी के। देखिए, चंद्रगुप्त आए रूलर, इन्होंने इससे पहले किसको थ्रोन से हटाया था? तो वो थे ऑप्शन बी, नंद डायनेस्टी से धनानंद को हटाया था। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हु पब्लिश ए सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1877? किसने किया था अशोकन इंस्क्रिप्शंस को 1877 में? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, नेक्स्ट, according to Ashokan edicts, how many years after becoming the king did Ashoka wait ए वार्निंग कलिंगा? यानी कि कलिंगा वॉर लड़ने से पहले वेज होगा यहाँ पे, वेज कलिंगा वॉर कब लड़ा था उन्होंने? अशोकन एडिक्ट्स जब में लिखा हुआ है कि कितने सालों के बाद अशोका ने कलिंगा पे वॉर लड़ा था। तो कब लड़ा था उन्होंने लड़ा था 8 सालों के बाद। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर बात की जाए अशोकन एडिक्ट्स के बारे में, तो कलिंगा वॉर के बारे में, कलिंगा वॉर जो है वो उन्होंने कब लड़ा था? 261 BC में लड़ा था। ओके, इसके बाद जो है इन्होंने बुद्धिज्म जो है अडॉप्ट कर लिया था और कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। हु इन द फॉलोइंग वर द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट्स? इनमें से किसने अशोकन एडिक्ट्स को सबसे पहले डिसाइफर किया था? तो वो थे हमारे जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, सेटिंग अप
देर इज़ ए एसोसिएशन विद द वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन जो है वो इनमें से किसके साथ रिलेट करता है? तो वो करता है ऑप्शन डी, डेट इज अमूल के साथ। अमूल के साथ वाइट रेवोल्यूशन रिलेट करता है। ठीक है, अमूल जो है इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, इंडिया की इंडिया में इन्होंने बनाया है अमूल को वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। एंड वाइट रिवोल्यूशन जो है वो इसी से रिलेट करता है, जिसमें हमने ऑपरेशन फ्लड के बारे में बोला था, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो भी वाइट रिवोल्यूशन के साथ ही रिलेट करता है। सो इसके बिहाइंड इसका ब्रेन किसका था? वो था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। ठीक है, तो वो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी उसे बोला जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क जो है वो किसने बनाया था? बालबन ने, अब्राहिम लोदी ने, इल्तुमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। एंड मैंने आपको बताया था कि इनका पोलो खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई थी। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको लाख बख्श टाइटल दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते थे, इसी वजह से इनको लाख बख्श टाइटल जो है इनको दिया गया था। तो इन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत यानी कि स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। ओके, इसके बाद जो रूलर आए वो आए हमारे शमशुद्दीन इल्तुमिश आए थे। नथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विच विद ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज? नथुला पास इनमें से किस नेबरिंग कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? नेपाल, चाइना, बांग्लादेश या भूटान? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज चाइना। तो आपको ये पासेस भी याद रखने की इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पासेस। हमारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे जाते हैं पासेस से रिलेटेड में। आर्टिकल कौन सा डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वो आर्टिकल है आर्टिकल 44। भगत सिंह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेक्रेटरी थे? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के जो कि 1926 में बनी थी? क्या वो गदर पार्टी के थे, पंजाब हिंद सभा के थे, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के, या नौजवान सभा के थे? तो इनमें से कौन से के थे? वो है नौजवान सभा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें इनकी भगत सिंह की बात करते हैं तो 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को भी एस्टैब्लिश किया था। किसके साथ? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। ठीक है, तो इसके बाद 1929 में इन्होंने एक बॉम्ब थ्री किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसके बाद इसका 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। अगर आपसे पूछो उस टाइम पे भगत सिंह कितने साल के थे, तो वो थे 21 ईयर्स के। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हमारे पास। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है? तो वो बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 7th शेड्यूल जो है वो हमारी 3 लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बारे में बताता है। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस है हमारा। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि 12 to 35 आर्टिकल्स से रिलेट करते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4th में है, पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ द बुद्धास टीचिंग प्रेजेंट? कौन सी लैंग्वेज में है? तो वो है हमारी पाली लैंग्वेज। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इनमें से कौन सी केव्स में 29 बुद्धिस्ट केव हैं? एलोरा में, अजंता केव्स में, बाराबारा केव्स में, या एलिफेंटा केव्स में? तो इनमें से कौन सी केव्स में है? तो वो है हमारी अजंता केव। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एलोरा केव्स जो है उसमें 34 केव्स हैं। एलोरा केव्स किस में है? 34 केव्स में है। तो और एलिफेंट केव्स, देखिए ये जो 3 केव है, अजंता, अलोरा और एलिफेंट है, ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम बारबारा केव्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस टाइम काटती है? तो वो है माही रिवर। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। Who among the following was the founded the फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है वो एस्टैब्लिश किया था? क्या वो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र
बोस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर? 25, 35, 30 एंड 21, इनमें से कौन सी एज है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए हमें एज चाहिए होती है 25, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी सेम एज चाहिए होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की एज है 25 ईयर्स। रैंक ऑफ इंडिया क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट भी है एंड हमारे जो है ज्योग्राफी के पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रैंक है इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो वो है हमारा रैंक 8, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ द कंटेम्परर, कैग की जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है? क्या वो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिसाइड करता है? तो वो करता है पार्लियामेंट। और कैग का आर्टिकल कौन सा था? 148 आर्टिकल था। तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनकी सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022? वर्ल्ड एड्स डे 2022 जो है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था इक्वलाइज। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है। मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपने डेट बतानी है कब किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 50, बस ये 2 क्वेश्चन रह गए। हॉर्नबिल फेस्टिवल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में? तो वो किया जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है नामचा बरवा से, या वहाँ आपको पता ही होगा वहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज होता है, जैसे दिहांग, सिहांग इसका नाम रखा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मेघालय में देखें गारो खासी हिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो कब फॉट हुआ था? कब हुआ था? 1835, 1815, 1750 या 1840 में? बैटल ऑफ वाटरलू कब फॉट हुआ था? तो वो हुआ था 1815 में। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको अच्छे लगे हों। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। होपफुली आपको बहुत अच्छे लगे हों, आपने अच्छे से कर लिए हों। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।